नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। हम लोग पॉलिटी सीरीज के आज आई गेस शायद चौथे या पांचवें लेक्चर पे होंगे। पिछले के चार्टर एक्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया, 1858 का भारत शासन अधिनियम हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब काउंसिल एक्ट की आज से शुरुआत होती है। इससे पहले मैंने आपको शायद बताया है सेकेंड लेक्चर में कि तीन तरीके के एक्ट होते थे। एक था चार्टर एक्ट, दूसरा था काउंसिल एक्ट, तीसरा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तीनों के नाम देखिए अलग अलग हैं। अलग अलग नाम होने के साथ साथ अलग अलग इनके काम भी होंगे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसको आप आराम से जाके देख लें, क्योंकि इतनी ये चीजें एक के अंदर एक इतनी घुसी हुई हैं, आपस में मिली हुई हैं कि आप इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक पिछली क्लैरिटी आपके पास में होगी नहीं। फिर भी इन शॉर्ट में कुछ चीजें आपको बता देता हूं। देखिए, जो चार्टर एक्ट है उसका मेनली फोकस था कि कंपनी के कामकाज को, कंपनी की एक्टिविटी को कितने दिन तक और जारी रखा जाएगा। इसके साथ में कुछ और एडिशनल चीजें चली आती थी। फिर आया काउंसिल एक्ट। काउंसिल एक्ट की शुरुआत ये जो पहला काउंसिल एक्ट है 1861 का। लेकिन काउंसिल कहां से आई, इंडियन काउंसिल कहां से आई, भारत परिषद कहां से आई? क्योंकि 1833 में जब सेंट्रलाइजेशन एकदम अपनी चरम स्थिति पे पहुंच गया, सारी पावर्स दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, और जो रीजनल चीजें थी वो खत्म कर दी गई, उनकी विधायी पावरें खत्म कर दी गई। तो उनकी विधायी पावर्स खत्म हुई तो हुआ ये कि उस समय पे जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, उसको बोला गया इंडियन काउंसिल। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो सरकार थी तो उसको बोला गया इंडियन गवर्नमेंट। तो इसी से दो टर्म निकल के आए, एक भारत परिषद और दूसरा भारत सरकार। तो आगे आने वाले समय में आप पढ़ते हैं भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। समझ में अब आपके आ गया। और एक चीज और थी, भारत जो शासन अधिनियम हुआ करता था वो दूरगामी चीजें देखने के लिए था, छोटी चीजों को देखने के लिए नहीं था। काउंसिल एक्ट का मेनली फोकस्ड काम ये था कि जो इंडियन काउंसिल में उसका विस्तार हो, उसमें क्या बदलाव हो रहे हैं उन चीजों को देखा जाए, और बदलाव समय समीकरण के साथ में होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो चीजें और देखी थी 1857। इस काउंसिल एक्ट आने से पहले दो घटनाएं बड़ी हो चुकी हैं। एक है 1857 की महान क्रांति, ठीक है, फर्स्ट इंडियन रिवॉल्ट जिसको बोलते हैं आप, और दूसरा है 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, भारत शासन अधिनियम को अच्छा बनाने वाला, कानून को, शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम बोला गया। ठीक, लेकिन अच्छा करने वाला कुछ था नहीं। राहत इंदौरी का एक शेर है, मुझे याद आ रहा है इस समय। वो राहत इंदौरी का शेर कुछ ऐसे है कि नए किरदार आते जा रहे हैं, नए किरदार आते जा रहे हैं, वही नाटक पुराना चल रहा है। नाटक वही सेम बिल्कुल पुराना चलता रहा, केवल किरदार नए क्रिएट किए गए। जैसे कि एक था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक, नया किरदार आया। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, एक नया पदनाम उसको दे दिया गया, वायसराय। कैनिंग उससे पहले भी था, एक्ट आने से पहले भी कैनिंग था, एक्ट आने के बाद भी कैनिंग है, लेकिन जो नाम है वो बदल दिया गया। दो बॉडीज खत्म कर दी गई जिसको डायरकी बोलते थे हम लोग, जिसमें था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या क्या थे, ये फर्स्ट और दूसरे वीडियो में, फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में हम लोगों ने क्लियरली देखे थे कि कौन थे और इनका चुनाव कैसे होता था। कैसे कैसे पावर, दो पावर आके, एक ब्रिटिश मोनार्क की पावर है वो, और दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर, दोनों शासन कर रही हैं एक साथ। इन दोनों बॉडीज को जब खत्म किया गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, और इसमें नया एक पद आ गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एक ब्रिज के तरीके से काम करता है। देखिए, ये जो है, मैं इसको चलिए बता ही देता हूँ। ये जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये एक ब्रिज के तरीके से काम करेगा। एक तरफ यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे एक तरफ बैठी है ब्रिटिश पार्लियामेंट, और दूसरी तरफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है जो भारत में अपना शासन चला रहा है। ओके, अब ये ब्रिटिश मोनार्क के अंदर है, ब्रिटिश राजशाही के अंदर है, विक्टोरिया जी के अंदर है, विक्टोरिया जी, यस, बहुत इज्जत होती थी उस समय। ठीक, अब तो कोई पूछता नहीं है ढंग से। खैर, तो इनके अंदर है। ओके, तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद है, ये इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो इंसान है जो उनकी कैबिनेट का, जो प्रधानमंत्री था वहां पे, पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट है वहां की, और वहां का सिस्टम वही है जो इंडिया में इस समय। तो वहां पे जो प्रधानमंत्री था, जैसे जहाँ जैसे इंडिया में कैबिनेट होती है, ऐसे वहां भी कैबिनेट होती है।
उसका एक सदस्य हुआ करता था और इसको 15 लोगों की एक परिषद दी गई, एक काउंसिल दी गई जिसकी सहायता से ये काम करता था। ठीक है, इसके पास में बहुत अच्छी खासी पावर थी, बहुत अच्छी खासी पावर थी। ये चाहे तो किसी कानून को जो बनाया गया है, जो एक्ट यहाँ पे बनाया गया, वो एक्ट चाहे तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खत्म कर सकता था। इसके पास में इतनी ताकत थी। ठीक, चलिए खैर उन सब चीजों पे हम नहीं जाएंगे, नहीं तो चीजों से भटक जाएंगे। ओके, ये चीजें हुई। अब देखिए बहुत छोटी छोटी सी चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीजें यहाँ पे लिख रखी हैं। इन सब बहुत बचकानी चीजें हैं। इन सब चीजों पे जाने से पहले मैं चीजों को ठीक से समझ लेता हूँ। चलिए एक बार समझ लेते हैं। तो हम लोग आते हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम पे। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, इससे पहले 1853 के चार्टर एक्ट में मैं आपको ले चलूं, वहां पे एक व्यवस्था नई क्रिएट की गई थी जिसमें हुआ था जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें उसके कामकाज बांट दिए गए थे। उसमें दो बॉडीज बनाई गई थी। एक लोग उसमें काउंसिल में कुछ लोग ऐसे थे जो एग्जीक्यूटिव काम देख रहे थे, जो कार्यकारी काम देख रहे थे, यानी प्रशासन जैसे कैसे चलाना है उनको देख रहे थे। दूसरे तरीके के जो लोग हैं जो विधायी काम देखेंगे, जो लेजिस्लेशन वाले काम देखेंगे। ये नई व्यवस्था चालू गई। नई व्यवस्था में ये था कि लेजिस्लेचर एक अलग विभाग एक तरीके से बना दिया गया। एक अलग विभाग बोलेंगे, एक अलग समिति टाइप की अंदर ही बनी जो कानून निर्माण पे ध्यान देगी। ठीक, यहां से शुरुआत होती है। जो ये समिति अंदर बन रही है, जो ये अंदर एक बॉडी नई बन रही है 1853 के चार्टर एक्ट में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल के अंदर, ये जन्म देती है आज की भारतीय संसद को। यहीं से शुरुआत होती है कानून बनाने की और ये ही आगे बढ़ेगी, इसी का विस्तार होगा। इसी में विस्तार होने के साथ साथ में कभी रीजनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा इसी के अंदर, तो इसी के अंदर कभी कभी भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। कभी कभी भारतीयों को जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी पावर बढ़ाई जाएगी 1892 के एक्ट में आके। ठीक है, और फिर इसी में ही इसका और जब विस्तार होगा तो फिर आगे जाके ये दो शाखाओं में टूट जाएगी। ठीक, तो उसमें उससे बनती है आज की जो राज्यसभा और लोकसभा है। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीजें बताई कि आप कंफ्यूज होते हैं, बार बार कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। अभी 1858 में ये बदल के वायसराय हो गया है, वायसराय हो गया है। अब चलिए इसकी है ये काउंसिल, इसकी काउंसिल है। ठीक है, काउंसिल में दो तरीके के लोग हैं। एक है जो एग्जीक्यूटिव पावर जिनके पास में एक जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, उसको होल्ड करते हैं। नंबर दूसरे लोग हैं जो क्या करते हैं, एक एग्जीक्यूटिव पावर वाले हो गए, दूसरे हो गए लेजिस्लेटिव पावर वाले। ठीक है, विधायी शक्ति, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी विधायी, पढ़ लेना यार, मैं बोल तो वैसे ही रहा हूँ, विधायी शक्ति। ठीक है, विधायी शक्तियों वाले मेंबर हैं। दूसरे हैं प्रशासनिक शक्तियों वाले। ठीक, प्रशासनिक, हिंदी में सही में लिखता नहीं हूँ। ठीक, शक्ति वाले, ये वाले मेंबर। चलिए ठीक है, अब इस 1861 के एक्ट में दोनों में बदलाव हुआ है, इसीलिए इसको बोला गया इंडियन काउंसिल एक्ट। बदलाव क्या किया जाएगा उसको चलिए देखते हैं। ठीक, नंबर 1 पे आ जाएंगे। इस पे मैं उन सब चीज़ों पे बहुत आराम से आऊँगा कि पोर्टफोलियो व्यवस्था लागू की गई और वो जो विधायी शक्तियाँ थीं मद्रास की, बम्बई की, वो वापस कर दी गई, अध्यादेश की शक्ति मिली। ठीक है, इन सब चीज़ों पे मैं आ जाऊँगा। वो बहुत छोटे टॉपिक हैं, मैं आराम से इसको विस्तार से आप समझ लें एक बार, तो आगे आने वाले जितने एक्ट हैं वो सब समझ में आने लगेंगे। नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा है कि सर दिनकर राव पहली बार आए हैं, नहीं तो बहुत कंफ्यूज होंगे, समझे। चलिए ठीक है, जो प्रशासनिक शक्ति वाली चीजें हैं इसमें देखिए हुआ ये है, इससे पहले इसमें मेंबर हुआ करते थे 4। ठीक, 4 हुआ करते थे। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें मेंबर होते थे 4। ठीक, 1700 अब किस में आएंगे 84। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, वहां पे एक कम कर दिया गया, मेंबर बचे 3। ठीक है, अब ये व्यवस्था चलती रही, फिर आया 1833। ठीक है, एक 3 में प्लस एक और मेंबर जोड़ दिया गया, हो गए 4। अब ये 3 + 1 जो था, आप इसी को रटते रहते हैं, इसी को हमेशा रटते हैं, लॉर्ड मैकाले। ठीक, मैकाले, इसी को आप हमेशा रटेंगे, लॉर्ड मैकाले। चौथा विधि मेंबर, चौथा लॉ
मेंबर की तरीके से इसको जोड़ा गया, हालांकि इसको उतनी पावर नहीं दी गई थी जितनी इन सब 3 लोगों में थी। केवल जब विधायी कार्यों में कोई कानूनी चीजों की पचड़ा फंसता था और उन पे जब चर्चा होती थी, बहस होती थी, तब ये बैठता था। अन्य कोई काम होते तो ये तीनों मिलकर हल कर लेते थे। ठीक है, तो ये 4 वाली व्यवस्था चलती रही। ठीक, 4 वाली व्यवस्था 1853 में भी रही, चार्टर एक्ट में 1858 में भी रही। अब चलिए, अब नई व्यवस्था है 1861 में हम लोग आ गए। ठीक है, अब ये 4 जो थे, अब 4+1, इसमें एक और जोड़ दिया गया। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताता चलूं। अच्छा, जो ये लोग हैं, ये जो लोग हैं, ठीक है, 4+1, ये 5 मेंबर जो हो गए इसकी एग्जीक्यूटिव पावर वाली बॉडी में, ये 5 मेंबर हैं। इनको अपॉइंट कौन कर रहा है, कभी ये सोचा आपने? चलिए, इनको अब मैं इसमें बताऊंगा इनको कौन अपॉइंट करेगा, ये भी मैं बताऊंगा। इनको अपॉइंट कर रहा है यहाँ पे आके। अब इसमें इसको कर दिए 3+2, 3+2। ठीक है, तो 3 जो है, इनको एक वो इंसान है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया है, समझे, वो इसको अपॉइंट कर रहा है। ठीक, और 2 जो लोग हैं, इसको सोवरेन है वो अपॉइंट करेगा, यानी जिसका प्रभुत्व है वो अपॉइंट करेगा। ठीक, चलिए, यहाँ की व्यवस्था हो गई। ठीक, ये ज्यादा इस अभी देखिए बैलेंस अगर देखोगे तो इसमें ज्यादा इसको तो वो अपॉइंट कर रहा है जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, जिसके पास ठीक ठाक अच्छी पावर है। बट इंडिया के अंदर अब आ जाइए, यहाँ देखिए क्या हो रहा है। ठीक, तो यहाँ का सिस्टम ये है कि 1853 के चार्टर एक्ट में हम लोगों ने देखा कि 6 लोगों की एक समिति बनाई गई जिसे केंद्रीय विधान परिषद बोला गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया। उसमें 6 लोगों की एक टीम थी जो कानून बनाती थी। 6 में से 4 लोग ऐसे थे, मैंने उस पर चर्चा की थी, 6 में से 4 लोग ऐसे थे जो कि रीजनल रीजनल रिप्रेजेंटेशन अपना करते थे, यानी स्थानीय प्रतिनिधित्व उनका होता था। देखिए, 2 टर्म आते हैं, एक होता है स्थानीय प्रतिनिधित्व, एक होता है स्थानीय प्रतिनिधित्व हो गया। ठीक, दूसरा होता है भारतीयों का प्रतिनिधित्व। कंफ्यूज मत कर जाना। यहाँ पे जो 1853 की जो व्यवस्था है, 1853 की चार्टर की जो व्यवस्था है, वहां पे स्थानीय प्रतिनिधित्व हुआ। वहां पे जो 6 में से जो 4 मेंबर जोड़े गए, उसमें एक बंगाल से आता था, एक बंगाल से आ गया, एक बंबई से आ गया, एक मद्रास से आ गया, और चौथी प्रेसिडेंसी जो 1854 में बनी थी, आगरा, वहां से आता था। ठीक, ये स्थानीय प्रतिनिधित्व हुआ। इसमें क्या हुआ है, इसमें यह हुआ 1861 के चार्टर एक्ट में एक व्यवस्था नई की गई। उसमें यह था कि 6 से लेके 12 मेंबर इसमें और जोड़े जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव पावर जिनके पास में, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें और जोड़े जाएंगे। सॉरी, ठीक है, ये मेंबर होंगे और ये 50% की सीमा रखेंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन लेकिन अब इनमें क्या हुआ जो 50% की, और इनको अपॉइंट कौन करेगा, इनको कौन लेके आएगा, इनको लेके कौन आएगा, तो वायसरॉय लेके आएगा। वायसरॉय के पास में ये पावर है, ठीक, कि ये 6 से लेकर 12 लोगों को अपॉइंट कर सकता है। इसी क्रम में आप हमेशा पढ़ते हैं कि जो भारतीयों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया, जो प्रतिनिधित्व भारतीयों को दिया गया, उसमें 3 आप नाम पढ़ते रहते हैं। वो 3 नाम कौन कौन से हैं? बनारस का राजा, ठीक, यहाँ पे लिख लीजिए बनारस का राजा। दूसरे दूसरे पे आप लिख लीजिए पटियाला के महाराज, पटियाला के महाराज हैं, महाराज आगे लिख लेना। ठीक है, तीसरा नाम है सर दिनकर राव। ठीक, दिनकर राव। अच्छा, ये जो यहाँ बनारस में लिख देता हूँ, बनारस, ठीक है, बनारस के राजा। अब हमेशा से ऐसा ही आया है क्वेश्चन। मान लीजिए अगर फैक्चुअल आपसे कंक्रीट अंदर जाके पूछ लेता, मान लीजिए बहुत अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपसे हो सकता है इनके नाम भी पूछ लें। तो बनारस के राजा का नाम क्या है? ठीक, सर एक उपाधि हुआ करती थी, इसलिए इनके सामने सर लगाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे लीजिए सर देव नारायण सिंह, देव नारायण सिंह लगा देना पीछे। ठीक है, दूसरे हैं ये नरेंद्र सिंह। ठीक है, और ये सर दिनकर राव, इनका तो हो गया। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताऊं, आपसे हमेशा पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो वायसराय है, उसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व तो पहला विधायी, जो इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें विधायी परिषद है, याद रखना, विधायी परिषद में बोल रहा हूँ। ठीक, उसमें
स्थानीय प्रतिनिधित्व एक तो स्थानीय प्रतिनिधित्व 1853 में हो गया। जो 1861 का जो है उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व तो दिया गया, ऐसे आपसे पूछता है, उसमें ये 3 नाम आ जाते हैं। तो आप एक बात बताइए, इस एक्ट में कहीं पे क्या ये व्यवस्था थी कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया है? जबकि ये बोला कि जो 6 से लेके 12 मेंबर होंगे, देखिए इस चीज को मैं बताऊं, 6 से लेके जो 12 मेंबर और जोड़े जाएंगे वो नॉन गवर्नमेंट मेंबर होंगे, गैर सरकारी, जिनको बोलेंगे गैर सरकारी, ठीक है, गैर सरकारी मेंबर होंगे ये, ठीक। अब चलिए आप आए, अब ये इनकी सीमा जो होगी ये 50% से ज्यादा होगी गैर सरकारी वाली। चलिए अभी अभी आपको बताएं। लेकिन ये वायसराय का अपना निजी मसला था, जो उसने इंडियन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे क्रांति हो चुकी है। क्रांति जब हो चुकी है तो वो यहाँ की चीजें आप वो समझ रहा है यहाँ पे बैठे हुए कि यहाँ के लोग रिवॉल्ट दोबारा कर सकते हैं, इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन, इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट किया जाए। यहाँ तो केवल केवल इस एक्ट में नॉन गवर्नमेंट लिखा था, ठीक, नॉन गवर्नमेंट लिखा था, गैर सरकारी। गैर सरकारी में वो इंडियन भी हो सकता है, वो ब्रिटिशर्स भी हो सकता है, ठीक, ओके। वहां पे इंडियन कंक्रीट होके कभी नहीं बोला गया कि इंडियन ही होगा। चलिए इस चीज को एक चीज मैंने साफ कर दी। चलिए अब है क्या, दूसरा ये जो विधायी जो ये परिषद है, ये वाली जो परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये सब कानून बनाया करती थी। अब इनकी इसके कानून बनाने के क्रम में इसको कितनी पावर थी, यू कानून बनाती थी। इस कानून को 2 लोगों के पास में ऐसी पावर थी कि वो इस कानून को पढ़ सकते थे। एक नंबर 1 पे है वायसराय। वायसराय अगर चाहे इस कानून को पारित नहीं होने देगा, ठीक, नंबर 1 समझे। नंबर दूसरा, जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है ब्रिटेन में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके पास भी ये पावर है। मैं ये कह रहा हूं इस पद को हल्के में मत ले लेना, कभी क्वेश्चन अगर इससे बनाया तो हवा में उड़ जाएंगे सब लोग, समझे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसको 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 ठीक से पढ़ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। इसके पास भी ये पावर थी, अगर चाहे तो ऐसा कर सकता है। और अगर ये जो है लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, अगर मान लीजिए कोई फॉरेन पॉलिसी हो गई, या फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ में मान लीजिए कुछ रेवेन्यू से संबंधित मसला है, या कुछ कुछ बड़ा मामला है, तो बिना वायसराय के ये कोई भी बिल पास नहीं कर सकता था, ठीक। इतनी चीजें हम सब लोगों ने समझ ली, ठीक। एक पॉइंट अब हम लोगों ने क्लियर कर लिया, एक पॉइंट, ये सब पॉइंट नंबर, ये सब कहानी थी, पॉइंट भी था, इसको आप याद कर लें, ठीक। दूसरी चीज जो इसमें हुई थी, इस एक्ट में ये बोला गया कि जो भी प्रेसिडेंसियां हैं, अलग अलग जो प्रेसिडेंसियां हैं, जैसे मुंबई हो गई, बम्बई हो गई, या कलकत्ता हो गई, या फिर आपकी मद्रास हो गई, ये अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकते हैं क्या, ठीक। मैं उन सब चीज़ों पे बाद में आऊँगा, वो सब आप तो रट ही चुके हैं, अगर नहीं रट चुके हैं तो मैं छोटे छोटे पॉइंट है वो बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए जहाँ से भविष्य में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, ठीक। क्योंकि वो चीज़ें जो 40 बार पूछी जा चुकी हैं वो तो ठीक है, आपसे पूछी जा चुकी हैं, आपने हो सकता है रट भी ली हो, लेकिन मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक। इस एक्ट में ये व्यवस्था की गई कि जो अन्य प्रेसिडेंसियां हैं, जो अन्य प्रांत हैं, स्टेट है, वो बना सकते हैं क्या अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसमें बोला गया हाँ बना सकते हैं। इसी क्रम में तीन जगह पे बनी क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट की। ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, ये स्टेट की बनी। तो इसमें 3 जगह कहाँ कहाँ पे बनी है, देखिए बंगाल में कहाँ पे बनी, कब बनी, तो ये 1862 में, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1862। नंबर 2 पे जिसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, एंड पी लगा लीजिए, ठीक, इसमें कब बनी, 1866 में, ठीक है। और आगे आ जाइए, फिर आता है पंजाब हो सकता है किसी टाइम पे ये ऑर्डर लगाने को देते, पिछले मैंने जो एनालिसिस की थी उसमें मैंने आपको दिखाया था ऑर्डर लगाने को बहुत देता है, ठीक। ऑर्डर लगा के बताइए कौन सी बनी, ठीक। तो ये पंजाब है, पंजाब में बहुत लेट बनी आगे 1897 में, बट ये याद रखना किसी भी समय यूपीपीसीएस पूछ सकता है। ये जो गैर सरकारी वाला था, जो इंडियन शामिल किए गए, इसका जो कंसेप्ट था ये यूपीएससी पूछेगा, यूपीपीसीएस हमें नहीं लग रहा फिलहाल पूछेगा, लेकिन अगर पूछता है तो आप कर ही लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाते हैं, कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। चलिए नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 में एक व्यवस्था इसमें यह की गई, जो व्यवस्था देखिए चालू की गई थी 1773 से सेंट्रलाइजेशन की, ठीक, कि केंद्रीकरण हो रहा है,
और वो केंद्रीकरण की चरम स्थिति आपको देखने को मिलती है 1833 के चार्टर एक्ट में, जहां जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक। और जो विधायी पावर है, जो कानून बनाने की पावर है, अदर दो जो आपकी प्रेसिडेंसी है वहां से खींच ली गई है, वहां की उनकी खत्म कर दी गई है। ओके। और वो अब पावर इस एक्ट में वापस कर दी गई। तो यहां से आप पढ़ते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन जो चरम स्थिति 1833 तक पहुंच गई थी, वो चरम स्थिति को खत्म किया जाएगा और स्टेट को स्वायत्तता देना धीरे धीरे चालू किया गया। समझे, स्टेट को थोड़ी पावर दे दी कि जाइए अब अपना आप कानून बनाइए। ये जो स्टेट को पावर मिल रही है, ये स्टेट को पावर लगातार मिलते 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 बढ़ती रहेगी हर साल, हर एक्ट में ये बढ़ेगी। और जब 1837 आते आते जो 1935 का जो एक्ट आया, उसके बाद में 1937 में जो स्टेट थे, जो राज्य थे, जो प्रांत थे, जो प्रोविंस थे, उनको पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई, पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता जिसको आप पढ़ते हैं, मतलब टोटल इंटरनल फ्रीडम इनको मिली, टोटल इंटरनल फ्रीडम, ठीक है। वो फॉरेन पॉलिसी नहीं दे सकते हैं, वो मिलिट्री नहीं दे सकते हैं, लेकिन इंटरनल फ्रीडम पूरी मिल गई। यहां से शुरुआत होती है 1861 के एक्ट की। इस चीज को आपने पढ़ लिया। चलिए, लेकिन इनके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी थे कि आप अगर कोई कानून बनाते हैं तो वो वायसराय को दिखाना अनिवार्य है, समझे। अगर कोई कानून बनाते हैं तो वायसराय को दिखाना अनिवार्य है। ये सारे ऐसी चीजें थी। चलिए चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं। चौथे पॉइंट पे आप देखते हैं कि पोर्टफोलियोस आप पढ़ते रहते हैं, पोर्टफोलियो क्या है, ठीक। पोर्टफोलियो एक ऐसी प्रणाली थी, ऐसी सिस्टम था जिसमें जो, अब देखिए जो मैंने इसकी बात कर रहा था मैं, चलिए इसको पेन ही बदल लेता हूं, नहीं तो बार बार हो सकता है आपको दिखे भी ना। चेंज कलर और क्या कर दूं बताइए, क्या कर दूं, रेड कर दूं, ये रेड कर दिया, ये कर दिया। तो ये जो है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ये वाली, इसमें देखिए क्या हुआ है, इसमें जो लोग होते थे इसमें 4-5 जो लोग हैं, इनको अलग अलग काम पकड़ाया गया, विभाग का निर्माण हुआ, ठीक। जैसे आज के दिन आप देखते हैं कि एक मिनिस्ट्री है और मिनिस्ट्री का एक मंत्री है, ठीक, एक मिनिस्टर है। वो अपने काम के, जैसे नितिन गडकरी साहब हैं इस समय फिलहाल आज की डेट में, तो वो जितने भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भी काम कर रही है, या स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक, स्टेट हाईवे अथॉरिटी है वो अपना काम कर रही है। तो जो स्टेट छोड़ दीजिए, जो 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 काम है, जो सड़कों से संबंधित जितना काम है, वो काम संभाल रहा है सड़क परिवहन मंत्रालय, ठीक, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय। दूसरा है रेलवे का काम किसी और को दे दिया गया। इससे पहले 1861 के एक्ट से पहले सब मिलजुल के काम करते थे। वो जो व्यवस्था आज आई है, पोर्टफोलियो व्यवस्था, जो यहाँ से शुरुआत हुई है 1861 से, वो व्यवस्था इवॉल्व होते 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 जिसकी आप चरम परिणति आज देखते हैं, अलग अलग मंत्रालयों में, अलग अलग व्यवस्थाओं में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो गया, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, समझे, और ऐसे अलग अलग। तो ये इसमें पोर्टफोलियो व्यवस्था इसी को बोलते हैं कि अलग अलग काम दे देना, अलग अलग काम दे देना। एक व्यक्ति के पास में हो सकता है एक ही चीजों का काम हो या एक से ज्यादा भी चीजों का काम। जैसे कई बार 2 मिनिस्ट्री एक ही लोगों के पास में होते, जैसे अमित शाह, समझे, होम मिनिस्ट्री भी साथ में है और सहकारिता मंत्रालय भी उन्हीं के पास में है। तो ये व्यवस्था यहीं से चालू हुई, ठीक। अब ये व्यवस्था कैनिंग ने स्टार्ट की थी, कैनिंग ने ये व्यवस्था स्टार्ट की थी कब, 1859 में की थी, ठीक। इसको रेटिफाई कब किया गया, इसको रिकॉग्नाइज कब किया, तो 1861 के एक्ट से किया। अगर ये व्यवस्था कब चालू हुई थी, अगर ये आता प्रियोरिटी में, ये दोनों आंसर हैं, तो आप ये वाला लगा के आएंगे। अगर एक्ट की बात करता है, किस एक्ट से स्टार्ट हुई, रिकॉग्नाइज की गई, तो 1861 के एक्ट से, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए। चलिए 5वें पॉइंट पे मैं आता हूँ। फर्स्ट पॉइंट को मैंने समझा दिया क्योंकि आगे बहुत बड़ी बड़ी स्थितियां आएंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूजन से बच जाएं, अभी से बच जाएं ज्यादा अच्छा। बहुत लोग कंफ्यूज, क्योंकि बुक में बड़ी समस्या है, बहुत सी बुक में कहीं पे कार्यकारिणी परिषद लिखेगा, कभी विधायी परिषद लिखेगा, कभी उनको केवल काउंसिल लिख देगा, आप बार बार कंफ्यूज होंगे, ठीक है। इन सब चीजों से बच जाएं। चौथी व्यवस्था देखिए क्या है, अध्यादेश, ठीक। अब देखिए अध्यादेश क्या है कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी की स्थिति है और गवर्नर वायसराय अगर चाहता है कि वो स्थिति को अपने हाथ में ले ले, सारी पावर को, तो जो अध्यादेश आप आज देखते हैं
अध्यादेश की जो शक्ति राष्ट्रपति के पास में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में, वो यहीं से निकल के आई, शुरुआत यहीं से हुई। एक्ट अगर पूछोगे तो 1935 के एक्ट से, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक। तो ये शुरुआत उसकी यहीं से होती है। जो वायसराय को पावर मिली, उस पावर में सीन ये हुआ, उस पावर में आगे ले चलता हूँ आपको। चलिए चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत खिचड़ी मच गई वहां पे, ठीक है। अध्यादेश, ठीक ठीक है। इसमें है वायसराय को एक पावर एक्स्ट्रा है इसमें, इस एक्ट में, जो ये बोलती है कि वो किसी इमरजेंसी के मौके पर 6 महीने तक कोई भी विधायी कानून बना सकती है, ठीक है। केवल 6 महीने तक, केवल 6 महीने तक, ठीक है, केवल 6 महीने तक ऐसा होगा। और बिना 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 किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के, बिना किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के, मतलब कोई भी विधायी परिषद 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 के अतिरिक्त ये काम अध्यादेश का कर सकता है, ठीक। ये चीजें चलिए हो गई। अब और कौन कौन सी चीजें बच रही हैं, अगर कोई बच रही है तो आप याद दिलाएं, ठीक। अब मैं आता हूँ फर्स्ट वाले उस पे, स्लाइड पे, जो मैंने छोटा छोटा चिन्ना चिन्ना सा लिख रखा था, ठीक है। यहाँ से आप पढ़िए, यह कहाँ गया, एक तो ये खो जाता है बार बार। चलिए, यह अधिनियम कानून निर्माण में भारतीयों के प्रतिनिधित्व के क्रम में पहला कदम था। भारतीयों का, देखिए यहाँ पे लिखा भारतीयों के प्रतिनिधित्व, स्थानीय प्रतिनिधित्व तो नहीं लिखा गया। स्थानीय प्रतिनिधित्व अगर आ गया 1853 का चार्टर एक्ट होगा, ठीक है। कानून निर्माण में भारतीयों के प्रतिनिधित्व पहला, कानून निर्माण में देखिए, इसको भी आप नोट करिए, जब कानून निर्माण की बात हो रही तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, केंद्रीय विधान परिषद की बात हो रही है, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की बात नहीं हो रही है। सेंट्रल मतलब कार्यकारिणी परिषद, मतलब उसको बोलेंगे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसकी बात नहीं हो रही है। दोनों चीजें अलग हैं, दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है। पहला कदम वायसराय कैनिंग में, वायसराय कैनिंग ने 1862 में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में विस्तारित विधान परिषद में 3 भारतीय सदस्य जोड़े। एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि इंडियन जोड़े जाएंगे। ये दबाव था, मानसिक दबाव था इंडियन लोगों की तरफ से, मजबूरी में आके किए, ठीक। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज सर दिनकर राव, मैंने अभी आपको नाम बताया, ठीक। देवनारायण ये थे, देवनारायण, ठीक। और यहाँ पे पटियाला के महाराज कौन थे, तो नरेंद्र सिंह, ठीक। सिंह, यहाँ सिंह लगा दीजिए, सिंह हो गए दोनों। सत्ता का विकेंद्रीकरण स्टार्ट हुआ, ठीक। मतलब ये जो 1773 से जो सेंट्रलाइजेशन चला, और जो 1833 में जिसकी हम से चरम परिणति देखते हैं, जिसमें कि स्टेट अदर दो जो प्रोविंस हैं, मतलब जो प्रोविंस तो नहीं मैं बोलूंगा, अदर जो दोनों जो आपकी प्रेसिडेंसियां हैं, उनकी पावर खत्म कर दी गई थी 1833 के एक्ट में। वो सेंट्रलाइज हो गई थी 1833 में, एक ही पावर थी, एक केंद्रीकृत सत्ता, ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के हाथ में। यहाँ पे वो केंद्रीकृत सत्ता खत्म करना स्टार्ट किया गया, मतलब जो प्रेसिडेंसियां हैं उनको पावर देनी स्टार्ट की गई, ठीक। और तो और पावर देने के साथ साथ में जो बंगाल है, और आपने देखा बंगाल के साथ में पंजाब देखा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस देखा, उसमें भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसकी स्थापना की जा रही है, ठीक है। मद्रास और बंबई की अपनी विधायी शक्तियां मिली, ठीक। बंगाल में इतने, इसमें पंजाब में 1897, NWFP जो है उसमें 1866 विधान परिषदों का गठन किया गया, ठीक। इसमें ऑर्डर आ सकता है कि सबसे पहले कौन सी बनी है, तो बंगाल याद रखना। हो सकता है बंगाल पहली वाली मत पूछे, दूसरी पूछ ले, ऑर्डर में लगाने को दे दे, ठीक है। तो हो सकता है कि अब पंजाब सबसे बाद में ना लगाओ, पंजाब बीच में डाल दो। वायसराय को बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अवधि 6 माह, बता चुके। पोर्टफोलियो व्यवस्था, ये भी बता चुके, सब चीजें कवर हो गई। ये एक्ट लंबा हो गया, ये एक्ट इतना होता नहीं है, 5 मिनट का होता है, लेकिन चीजें इतनी समझाने वाली जरूरी हैं। एक समग्र स्थिति बने देखने की कोशिश ये है, ओके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। एक अच्छा, मुझे एक चीज और याद आ रही है, मैं नाम याद कर रहा हूँ। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसका आप नाम, बात के तो नाम याद रखते हैं, जैसे 1909 में क्या था, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पढ़ते हैं, समझे। तो वहाँ पे मॉन्टेग्यू जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, चेम्सफोर्ड यहाँ का
वायसराय था, ठीक। और यहाँ पे क्या था, ये मार्ले मिंटो, मार्ले साहब जो थे यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। लेकिन कभी ये नहीं पूछा गया कि फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था। मान लीजिए कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ क्या था, उसका नाम ही बता दो, मतलब यूपीपीसीएस ऐसी बदमाशियां कर सकता है, नाम याद करने ना, लॉर्ड स्टैनली, ठीक है, ये नाम याद रखना, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1858, ठीक है, ये चीजें याद रखना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेक्चर लंबा हुआ है बट दिल खुश हो जाएगा अगर ठीक से समझ में आ गया। धन्यवाद आपका, जुड़े रहिए सेवा सिविल सर्विसेज के साथ में। अगर आप आगे आने वाले यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होता है यूपीपीसीएस, उसके लिए अगर आप बहुत मतलब जुटना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। मैंने एक पेपर की एनालिसिस की है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस प्रकृति के क्वेश्चन आते हैं, मैंने उन सब चीज़ों पर डिस्कशन किया, उसका सेकंड पोर्शन आएगा आगे, ठीक। जब मैं अपनी एनालिसिस को और अच्छे से कर लूँगा, तो सब मुझे पता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं उसकी तह तक जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं वहाँ पे आपको मिलूँगा, उसको देख लेना जाके, बहुत सी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ एक और है कि इस सीरीज को आप ठीक से देख लेना, इस सीरीज को अगर आपने ठीक से देख लिया तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंखें कान सब खोल देगी। प्रीलिम्स में 2023 में 21 क्वेश्चन आए थे, मेरे गलत नहीं हुए थे, एक गलती से उसमें गलत हुआ था, लेकिन चलिए। तो बाकी यूपीएससी के पीटी में और आंसर राइटिंग में आपको दोनों जगह ये मदद करेगी। ये सीरीज थोड़ी सी लंबी तो है, देखो हलवा तो नहीं है, नहीं तो मैं भी बता देता। पोर्टफोलियो व्यवस्था चालू की गई, केंद्रीकरण जो था उसका विकेंद्रीकरण किया गया, कहानी खत्म हो जाती। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जुड़े रहिए सेवा सिविल सर्विसेज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अल्टीमेटली फायदा होगा इससे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।